ऑलराइट सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने हेनरीज लॉ को डिस्कस किया था। आज हेनरीज लॉ हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हेनरीज लॉ हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे हम लोग, और वेपर प्रेशर के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ लास्ट में क्वेश्चन भी कराए थे मैंने लास्ट क्लास में। चलो, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग कर लेंगे क्या कहा था मैंने अभी, वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो वेपर प्रेशर क्या होता है तब मैं ऐसे समझा देता हूँ। वेपर प्रेशर क्या होगा खुद से सोचो यार। अगर तुमने ये कंटेनर लिया, इसमें पानी है अभी फिलहाल के लिए भी, इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, ये जो पानी वेपर बनाएगा। जब ये वेपर बनाएगा और ऊपर कंटेनर को तुमने किसी चीज़ से ढक लिया है, जो तुम्हारा कंटेनर है जिसमें तुमने ये पानी रखा है उसको तुमने किसी चीज़ से ढक दिया है, तो क्या होगा, ये जो वेपर्स निकलेगा, ये वेपर इस पर्टिकुलर कंटेनर पे फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा कंटेनर पे। तो जो कंटेनर पे प्रेशर, जितना प्रेशर लगेगा कंटेनर पे, उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो तो इसको कैसे लिखोगे अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए। किसको डिफाइन करना है सर? वेपर प्रेशर को। किसको? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करोगे? देखो, सबसे पहली चीज़ जो इसमें डिफाइन करने की है वो क्या है, देखते हैं जल्दी से। डेफिनेशन देखो क्या होती है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर exerted by the partial pressure of vapor in equilibrium with pure solid, pure solid or pure liquid at a given temperature, pure liquid at a given temperature, is called the vapor pressure. ठीक है, यही मैंने बताना था, है ना, यही मैंने बताना तुमको। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जितना वेपराइजेशन होगा उतना ही तो कंडेंसेशन भी होगा। अरे सिंपल बात है यार, एक बात तुम खुद से सोचो। जैसे अगर वेपर्स बन करके ऊपर आया, किस पे, तुम्हारे कंटेनर के वॉल पे, और वो फिर वहां पे कंडेंस होकर के वापस से पानी बन करके फिर से तुम्हारे कंटेनर में आ गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू वेपर, इट गोज अप एंड वो कहाँ स्टिक कर जाता है सर? वो जो कंटेनर की वॉल है उस पर स्टिक कर जाता है यहाँ पे, और फिर उसके बाद जब तुम टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वो कंडेंस कर जाता है, वापस से सॉल्यूशन में आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ evaporation is equals to what? Rate of condensation is equals to rate of condensation. ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, अगर एग्जांपल ले लें, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं, ये छोड़ो अभी, एग्जांपल बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना कि रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, ओके। तो जो अभी हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, किसकी बात करेंगे? लिक्विड टू वेपर की, लिक्विड और वेपर की। ठीक है, चलिए एक चीज और थोड़ी सी बताना है मुझे तुम लोगों को, रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, चलो ठीक है, पहले ये चलो अब फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ऐसे समझो इसको। सबसे पहले अगर हायर द टेम्परेचर, जितना ज़्यादा, खुद से सोचो ना यार, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स टूटेगा, तो जितना ज़्यादा वेपर होगा, और जितना ज़्यादा वेपर उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। ठीक है, हायर द टेम्परेचर more is the higher the temperature, more is rate of evaporation, and so we can say that more will be the vapor pressure. Is it clear? ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन होगा, और जितना ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है जी, खत्म। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ समझो, एक छोटी चीज़ और बताता हूँ तुम लोगों को, पहले नीचे बताता हूँ कहीं चलो एक और चीज़ पहले लिखाता हूँ, इधर देखो। अगर हमारे पास वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, वीकर आईएमएफ होगा। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये बताना नहीं पड़ना चाहिए था यार। इंटर
मॉलिक्यूलर फोर्स। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको अभी ये भी नहीं पता होगा, ठीक है, मैं जानता हूँ, जान रहा हूँ। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको आईएमएफ का फुल फॉर्म तक नहीं पता होगा, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात हो रही है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट को या भी किसी भी सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट को, किसी भी मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट को पास रखने के, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हायर विल बी द वेपर प्रेशर, हायर विल बी दी वेपर प्रेशर। अरे भैया खुद से सोचो ना, खुद से सोचो। देखो अगर तुम बताओ मुझे एक बात, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होगी, फॉर एग्जांपल अगर लिक्विड की बात करो, सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत देर तक हीट करने के बाद वो जाकर के वेपर्स बनेगा बहुत देर के बाद। लेकिन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर है, तुम हीट करोगे वेपर बन जाएगा, और गैस में तो है ही नहीं। तो समझ में आ रहा है, वेपर्स बनाना उतना आसान किसमें है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर है। अगर हमारे पास चार मान लो मटेरियल दिए गए, 4 मटेरियल के आईएमएफ दिया हुआ, आईएमएफ की वैल्यू 1 2 3 4 जिसमें होगी उसका आईएमएफ सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको बॉइलिंग पॉइंट सबसे देर में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट में भी बताता हूँ, उसका वेपर प्रेशर बहुत देर में बनेगा, उसका वेपर्स बहुत देर में बनेगा। वेपर बनेगा तब तो वेपर प्रेशर आएगा, वेपर ही नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा, समझ रहे हो। चलो अब जो है वो तुम्हें मुझे एक चीज बतानी थी यार, चलो कोई बात नहीं, बताऊंगा आगे, याद आएगा तो मुझे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, solution of a volatile solute, solution of a volatile solute have higher vapor pressure, higher vapor pressure। कैसी बात कर रहे हैं सर, कैसे आपको पता चल गई, अभी बताता हूँ। solution of a volatile solute have higher vapor pressure than pure solvent, ठीक है। वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है समझो, पहले चीज समझो वोलेटाइल मतलब क्या होता है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है द थिंग्स विच इजीली कन्वर्ट इनटू वेपर, द मटेरियल which easily convert into vapors, ठीक है। द मटेरियल विच इजीली कन्वर्ट इनटू वेपर, उसको क्या कहोगे, वोलेटाइल लिक्विड। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, द मटेरियल which cannot be converted into वेपर्स, which cannot be converted into वेपर्स, उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं नॉन वोलेटाइल चीज। तो एक चीज हो गई वोलेटाइल लिक्विड और एक हो गया नॉन वोलेटाइल लिक्विड, तो ठीक है। अच्छा, तो जितना ज्यादा तुम्हारा वोलेटाइल लिक्विड होगा ना उतना ज्यादा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ऑब्वियसली कोई चीज तो वोलेटाइल है तुरंत वेपर बनेगी, तो तुम अगर उसको, जैसे कि मेरे पास पानी है और पानी में मैंने कोई वोलेटाइल चीज डाली, तो पानी का वेपर प्रेशर था, वो वोलेटाइल चीज भी वेपर बनाएगी, तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज ही तो करेगा। लेकिन अगर मैंने पानी में नॉन वोलेटाइल चीज डाल दी, तो नॉन वोलेटाइल चीज जो है वो खुद ही कन्वर्ट नहीं होगी वेपर में, तो घंटा वो प्रेशर बनाएगी ज्यादा, है कि नहीं है, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो उसमें लिख सकते हो, इसका वाइस वर्सा भी लिख सकते हो यहाँ पे, और वाइस वर्सा, है ना भाई, कि अगर मान लो इफ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैव लोअर वेपर प्रेशर देन द प्योर सॉल्वेंट, खत्म सर, खत्म। तो ये वेपर प्रेशर वगैरह तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक चीज और छोटी सी समझ लो, इसको मैं दूसरे कलर से लिखना चाहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं, बॉइलिंग पॉइंट, समझना बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दिस इज द, देखो बॉइलिंग पॉइंट बचपन में हमने पढ़ा था 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट। अरे भैया उसको समझो, थोड़ा डिटेल में समझो। द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid is equal to external pressure, ठीक है, ठीक है। तो द टेम्परेचर एट विच द इंटरनल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो जब वेपर प्रेशर तुम्हारा अंदर से वेपर प्रेशर बना, सॉरी अरे भैया तुमने एक सस्पेन ले लो, उसमें पानी डालो, ऊपर से उसमें वो डाल दो कंटेनर, ठीक है। तो जब तुम्हारा वेपर्स बनाएगा कौन, सस्पेन वाला पानी में जब वेपर्स बनेगा तो वो कहाँ जाएगा, बेसिकली वो कंटेनर पे लगेगा। अच्छा, अब वो जब बाहर वाला प्रेशर और इनर जो इंटरनल प्रेशर है वो दोनों जब इक्वल हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे तुम कहोगे कि बॉइलिंग पॉइंट अचीव्ड हो गया हमारा, ठीक है। तो तुम खुद से सोचो, जिस भी लिक्विड का, समझना एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो माइक पास लेकर के, जिस भी
लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है, जिस भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा भैया, ज्यादा होगा भैया, क्योंकि वेपर प्रेशर कम बना, कम वेपर प्रेशर बनेगा तो वो देर में एक्सटर्नल प्रेशर को इक्वल करेगा, जब कम वेपर प्रेशर बनेगा तो वो देर में एक्सटर्नल प्रेशर को इक्वल करेगा, इसका मतलब हमें देर तक हीटिंग करनी पड़ेगी, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट देर में आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मैंने थोड़ा फास्ट बोला हो तो पीछे जाके फिर से रिपीट करो क्या कह रहा हूँ, एक बार मैं उसका वाइस वर्सा बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास वेपर प्रेशर ज्यादा है, अगर तुम्हारे पास वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब जल्दी ही तुम्हारा इंटरनल प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो तुम्हारा जल्दी ही इंटरनल प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इफ द वेपर प्रेशर इज मोर, इफ द प्रेशर इज हाई, जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा, जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। इससे अच्छा तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन दे देना यूट्यूब पे, मुझे पास बताना फिर एक बार कि भैया देखो ये बता रहे हैं, ठीक है। चलो आई होप तुम्हें समझ में आ गया कोई बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशनशिप होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ नेक्स्ट। क्या बोला भैया आपने, आपने ये कहा कि वेपर प्रेशर जो है आपका, वेपर प्रेशर जो है बेटा आपका, वेपर प्रेशर जो है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोलेटाइल, सॉरी वेपर प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, बॉइलिंग पॉइंट के। मतलब भैया अगर कोई सब्सटेंस है जो कि वोलेटाइल है, अगर वोलेटाइल होगा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, तो मतलब वोलेटाइल लिक्विड क्या करेगा, वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का कम होगा। और अगर कोई नॉन वोलेटाइल चीज होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर कम होगा। आ गई मेरी बात समझ में, आ गई होगी मेरी बात समझ में, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखता भी हो एक नोट पॉइंट, रुको 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 रुको, हटाओ पे, हट जा, नोट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सा नोट बताता हूँ तुम्हें। A liquid having high having high vapor pressure, having high vapor pressure boils at low temperature, boils at low temperature, यही तो बता रहे थे सर आप, जी हाँ जी हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है। ये रहा वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट सर, बॉइलिंग पॉइंट सर, इसको मार्क करके रख लेना, इसको मार्क करके रख लेना, इसको मार्क करके रख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वेपर प्रेशर समाप्त होता है, ठीक है। अब जब हमें वेपर प्रेशर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का डिस्कस करना था, देखो तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, व्हाट सर, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन सर, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, इसको जब हमें डिस्कस करना था तो हमारे लिए क्या आया, हमारे लिए आया रॉल्स लॉ भैया, रॉल्स लॉ, ठीक है। अब रॉल्स लॉ आया, रॉल्स लॉ क्या कहता है इसको समझो। रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं, जो बुकिश स्टेटमेंट होता है वो ये है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। क्या था सर, क्या था सर, देखो, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquid the partial vapor pressure कहना चाहिए ना मुझे, partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction, इसको याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है। टू इट्स मोल फ्रैक्शन मतलब क्या सर, रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट ध्यान रखना। रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब सर अगर इसको डेफिनेशन के हिसाब से आओ फॉर्मूले पे, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मान लो एक कंटेनर है, मैं यार ये कंटेनर बनता नहीं है सही से, है ना, बन नहीं रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस तरीके से बना देते हैं, नहीं बनोगे तो हम कैसे भी बना सकते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये बी, ये ए बी जैसे देते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे प्रेशर निकालना है सिर्फ ए का, तो जो प्रेशर होगा ना P1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x1 के, जो प्रेशर होगा 1 का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x1 के, तो P1 विल बी इक्वल्स टू P01 इंटू x1, P01 इंटू x1। अब सर P01 क्या है समझना, P1 क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेशर ऑफ प्योर प्योर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड वन, प्योर लिक्विड वन, प्योर लिक्विड वन का प्रेशर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आ गया P1 इज इक्वल्स टू P01 इंटू x1। इसी तरीके से अगर मैं P2 के लिए लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, P2 के लिए इधर लिखता हूँ, P2 के लिए क्या लिखूंगा सर, P02 इंटू x2, क्योंकि सर P0 जो होगा वो भी x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दे यार शिट, चलो ठीक है, तो देख लेना यार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो P2 है वो तुम्हें पता है क्या है, P2 जो है वो तुम्हारा क्या है, पार्शियल प्रेशर है, कितनी, किसका, लिक्विड 2 का, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 2, ऑफ लिक्विड 2। और ये P02 क्या है, प्योर लिक्विड का है ना, तो ये क्या है, प्योर लिक्विड 2 का है, प्योर लिक्विड 2 का है, ठीक है। अब एक बात समझना, नेक्स्ट शीट पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। फिर एक चीज़ समझना, एक डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ था, डाल्टन्स का प्रेशर लॉ, क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हो आप, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ है ना, डाल्टन्स प्रेशर लॉ, ठीक है। क्या कहता है डाल्टन प्रेशर लॉ, वो ये कहता है कि टोटल प्रेशर इन अ कंटेनर इज इक्वल्स टू द प्रेशर ऑफ वन एंड प्रेशर ऑफ टू एंड प्रेशर ऑफ सो ऑन। वो कहता है टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू द प्रेशर ऑफ समेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। इसके हिसाब से अगर देखोगे तो इस सॉल्यूशन में जो हमने देखा वो P क्या देखेंगे, P1 प्लस P2 है ना जी। अच्छा, P1 क्या पढ़ाया सर आपने, P0 x1, P1 नॉट x1, और ये आपने पढ़ाया P2 नॉट x2। बोलो, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस देखना, हमें ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे से ऐसा करूँ कि P1 नॉट को, देखना भाई यहाँ पे जो चीज़ है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़े अलग चीज़ें भी होती हैं। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं समझाऊंगा कि ज़रूरी नहीं है हमेशा कि हम x1 को चेंज करते हैं। क्वेश्चन में जो दिया होगा ना, समझो पहले इसको, x1 को x1 प्लस x2 होता है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में तुमसे x2 दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से तुम इसको क्या करोगे, चेंज कर लोगे। अगर हमारे क्वेश्चन में हमारे पास x2 दिया होगा तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 पे, ठीक है। तो मतलब मैं, या फिर इसको मैंने सॉरी x2 दिया हुआ है ना, अगर x2 दिया होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू x1, है ना, इज इक्वल्स टू x1। तो ये मैं लिखूंगा इंस्टेड ऑफ x1 में यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस x2 क्योंकि वो मुझे गिवन है, प्लस P2 नॉट, ये x2 छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। अब इसको अंडर मल्टीप्लाई करोगे तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है भैया। अब यहाँ पे P1 नॉट को बाहर ही छोड़ो, माइनस कॉमन ले लो, क्या लोगे कॉमन, x2 कॉमन हो जाएगा भैया, P1 नॉट माइनस P2 नॉट। समझ रहे हो बात को भाई, बात आई समझ में, नहीं आई सर। तो प्रेशर टोटल क्या हो गया आपका, प्रेशर टोटल हो गया मेरा P1 नॉट प्लस x2 P1 नॉट माइनस P2 नॉट। एक सेकंड, मैंने कुछ मिस्टेक किया ना, मुझे यकीन था इस बात का। देखो इसमें हो जाएगा PT इज इक्वल्स टू P1 नॉट P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट x2। अब यहाँ से मैं x2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने x2 कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस बार तो कुछ गलती नहीं है ना, P1 हाँ ठीक है। तो ये आ गया सर आपने x2 को क्यों कन्वर्ट किया है सर, भाई तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, मेरे पास अगर इस क्वेश्चन में x2 गिवन होगा तो मैं यहाँ पे x2 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर मेरे पास x1 गिवन होगा तो मैं x1 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। जब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, जब बताऊँ कब कैसे किस तरह का फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले को याद करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तुम डेरिवेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखो, और कौन सा डेरिवेशन, ये डाल्टन्स वाला डेरिवेशन। क्या है डेरिवेशन, PT इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। P1 क्या है सर, P1 नॉट x1, P2 क्या है सर, P2 नॉट x2, ठीक है। अब वहां से जाकर के जो चीजें तुमको दी होगी क्वेश्चन में वो कट करके निकालना, रटोगे गए, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चलो आ जाओ सर, तो फाइनली PT क्या बना सर, फाइनली PT बना P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2 जी सर। ये कौन सी कंडीशन से आप ड्राइव कर रहे हैं सर, व्हेन वी आर गिवन विथ x2, हमें x2 दिया हुआ था तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है जी, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया।
आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझ में तुम्हें आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ से ग्राफ भी बन जाता है। अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी से हम इसको कंपेयर कर लें, एम एक्स बराबर सी से कंपेयर कर लेंगे ना, तो एक ग्राफ बनेगा। उस ग्राफ को मैं बता देता हूँ, ये देखना कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बुकिश ही लैंग्वेज में बनाते हैं। रुको एक सेकेंड, हाँ जी। तो ये होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा ये होगा हमारा P1, इसमें होगा हमारा P1, एक सेकेंड, ठीक है सर। ये हमारा होगा P1 और ये हमारा होगा P2, और यहाँ आएगा इन दोनों का नेट, मतलब टोटल। तो टोटल प्रेशर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा दोनों से, तो PT इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। सर ये कौन सा चीज़ है? ये है सर P1 नॉट। ये कौन सा है सर? P2 नॉट। ये क्या है सर? एक्स मोल फ्रैक्शन। और ये है प्रेशर वाला, वेपर प्रेशर। ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ और याद रखना, इसका ध्यान रखना बस, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वेपर प्रेशर का पूरा डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डाल्टन एटॉमिक प्रेशर। मैंने तुम्हें डेरिवेशन करके इसलिए दिखाया है क्योंकि हो सकता है तुम्हें कभी कभी ज़रूरत पड़े, जब तुम्हें क्वेश्चन में x1 दिया होगा और वो x2 पूछ रहे होंगे, या x2 दिया होगा x1 पूछ रहे होंगे, तो डेरिवेशन ध्यान रखना। या फिर तुम PT इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 याद रखना, वही काम का है और वही उतने में तो काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करनी है वो एज सच तो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। नोट डाल के लिखना, हेडिंग नोट डाल के लिखना दैट Raoult's law as a special case of Henry law। Raoult's law as a special case of Henry law, ठीक है। Raoult's law as a special case of Henry law क्या कहता है समझना। क्या था Raoult's law? क्या था सर Raoult's law ये था कि P is equals to P नॉट x1 या P नॉट x, ऐसे समझो। अभी इसको 1 नहीं डाल रहे कुछ भी, ठीक है सर। व्हाट वाज हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ ये था सर P इज इक्वल्स टू KH टाइम्स x। ये था सर, ये क्या था? ये हेनरीज लॉ था। हेनरीज लॉ है ना। और ये क्या था सर? ये था हमारा Raoult's लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ एंड Raoult's लॉ, व्हाट विल हैपन इज दैट कि व्हेन KH की वैल्यू तुम्हारी P नॉट की इक्वल हो जाए, when KH is equals to P naught, then at this time Raoult's law becomes the special case of Henry's law. Raoult's law becomes the special case of Henry law. हेनरीज लॉ, ठीक है भाई। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में कि Raoult's लॉ स्पेशल केस हेनरीज लॉ का कब बनता है? जब तुम्हारा PH जो होगा, P नॉट जो होगा वो KH के इक्वल आ जाएगा, तो Raoult's लॉ अपना है हेनरीज लॉ का स्पेशल केस बन जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब इस शीट पे मैं यूज़ तो नहीं करना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट शीट पे ही कराना चाहूँगा तुम्हें, ठीक है। आज देखो हम लोगों ने कितना टॉपिक डिस्कस करना है। हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। Raoult's लॉ, हेनरीज लॉ मैंने करा दिया, Raoult's लॉ भी मैंने करा दिया। अब ये जो Raoult's लॉ का दो पार्ट है ना, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये दोनों और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि हम लोग कर लें। 45 मिनट्स के आसपास का लेक्चर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कल की क्लास में एजियोट्रोप्स एंड देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड देन कंप्लीट करेंगे हम लोग लेक्चर को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कहीं पे थे, अब नेक्स्ट शीट पे आते हैं। नेक्स्ट शीट पे जो हम लोगों को डिस्कस करना है कि जो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। क्या हेडिंग है सर? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है सर? ये क्या है? देखो ऑन द बेसिस ऑफ, देखो ऐसे लिक्विड के बारे में बात कर लेते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन can be classified into ideal and non-ideal, can be classified into ideal and non-ideal solution on the basis of Raoult's law के बेसिस पे हम लोगों ने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशंस बनाए होंगे। समझना, डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अब हम लोग इसको, ठीक है। चलो भैया, गर्मी बहुत भयानक हो रही है ना। तो चलो अभी करते हैं। फिलहाल कोई स्टाफ नहीं है हमारे पास रूम में, ना ही कोई भाई भी हैं जिनसे हम कुछ काम करा सकें,
तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पैरेलली डिस्कस करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पैरेलली डिस्कस करते हैं। देखो भाई यार बंधु, जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा आइडियल सॉल्यूशन में और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, प्लीज़ उसको ध्यान से याद करके जाना, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो ना तुम, इसलिए समझो। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने तो बहुत सारी चीज़ें कर ली, डेरिवेशन भी करके मैं तुम्हें दिखा दिया, ग्राफ भी कर दिया। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझो। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? द सॉल्यूशन which follows या फिर which obeys Rawls law, which obeys Rawls law over entire range, ठीक है, range of concentration is called ideal solution, Ideal solution clear है? Ideal solutions are those solutions which obeys Rolle's law, ठीक है। और जो Rolle's law को obey नहीं करेगा, the solution which does not obeys, the solution which does not follow या फिर obeys Rolle's law is called non-ideal solution, non-ideal solution। आई होप तुम्हें आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्लियर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आइडियल सोल्यूशन के लिए याद रखना, मतलब रोल्स लॉ को फॉलो करेगा तो पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए इंटू पी नॉट ए, ठीक है। पी बी इज इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, एक्स बी पी नॉट बी, ये दोनों इक्वल ऑब्वियसली नहीं होने वाले हैं, तभी तो ये रॉल्स लॉ नहीं है, ये सॉरी क्या है, ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए, थर्ड चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब तुमने कंपोनेंट ऑफ ए और बी मिक्सर को मिक्स किया होगा तो जो फोर्सेस कंपोनेंट ए में थी, या जो फोर्स ए के मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्स थी, बी के मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्स थी और ए बी मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्स थी, वो सब आपस में इक्वल होंगी। फिर से बताइएगा सर, देखो मैं लिखते रहा हूँ, कंपोनेंट components A plus components B will give us what? Solution AB, ठीक है, solution AB है ना, ठीक है सर। तो अगर हम बात करें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA, BB and AB, that is force of AA will be equals to force of BB will be equals to force of AB, इसको ध्यान रखना ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। यहाँ पे सेम चीज होगा, यहाँ पे भी सेम चीज होगी, बट वो इक्वल नहीं होगी। कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी, हमें पता है क्या मिलेगा कंपोनेंट ए प्लस बी से, भैया सिंपल है सर, ए बी मिलेगा, सॉल्यूशन ए बी। अब भाई याद रखना, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ए है वो इक्वल नहीं होता है फोर्स ऑफ बी के, और वो इक्वल नहीं होता है फोर्स ऑफ ए बी के। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है जी। तो फोर्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू फोर्स ऑफ बी डज नॉट इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ए बी, ये तीनों फोर्सेस इक्वल नहीं होती हैं। चलो, इसके अलावा और जो नेक्स्ट कंडीशन है, वो नेक्स्ट कंडीशन फोर्थ है। फोर्थ क्या है सर? फोर्थ ये कंडीशन है कि ऑन मिक्सिंग there is no enthalpy change, and volume change, ठीक है। मतलब सर डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर जी एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर जी, दोनों ही आपका जीरो होगा। इन व्हाट केस? इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, दोनों ही आपका इक्वल होने वाला है जीरो के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ। ऑन मिक्सिंग there is change in enthalpy and volume, change in enthalpy and volume। मतलब सर, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर और डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर,
बोथ आर नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब यहीं से कंडीशन आती है बेटा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की। सर जब वो इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या तो लेस देन जीरो होगा। जब लेस देन जीरो होगा तब क्या, जब ग्रेटर देन जीरो होगा तब क्या। तो दोनों को अलग अलग केसेस को देखेंगे, ठीक है जी। आज पहले एग्जाम्पल समझ लो इसका, इसको खत्म करते हैं इस टॉपिक को। एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखा रहा हूँ ना, इससे बार सीबीएसई तो छोड़ो नीट भी नहीं पूछता है बार क्वेश्चन, इसको करना, ठीक है। पहला एग्जाम्पल याद रखना, ब्रोमो इथेन, सॉरी पहले तो मैं तुम्हें करो यार, करो ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, ये दोनों सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या बनाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। एन हेप्टेन और एन हेक्सेन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा सर, ये भी दोनों मिलके क्या बनाएगा सर, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, एन हेप्टेन। चलो, और इसके अलावा एक एग्जांपल याद रखना, और बेंजीन एंड टॉलिन, बेंजीन एंड टॉलिन, टॉलविन होता है ना, टॉलिन, ये दोनों भी मिलके क्या बनाएगा तुम्हारा बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन। इन दोनों का फॉर्मूला भी याद रखो, क्योंकि फॉर्मूले में भी पूछ सकते हैं। बेंजीन कैसा दिखता है तुमको, ऐसा सर। टॉलिन कैसा दिखता है सर, बेंजीन के ऊपर में CH3 टॉलविन दिखता है। एंड हेप्टेन क्या है सर, 7 कार्बन यार, 7 कार्बन, वो बना नहीं सकते ना, 3 4 5 लो 6 लो 7, सब कुछ कर दिया यार, अब सब कुछ कर दिया, 6 कार्बन, 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन। ब्रोमो इथेन CH2 CH3 CH2 BRO ब्रो CH3 CH2 Cl, ठीक है जी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इधर आ जाओ, इधर एग्जाम्पल पे थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लें क्या, वो स्क्रीन से बाहर चला जाता है। इस वाले एग्जाम्पल को हटा रहा हूँ यार, ठीक है। 7 कार्बन तुम लोग समझ चुके हो, इतना बच्चे नहीं हो तुम लोग, छोटे बच्चे हो गया नहीं हो ना। अच्छा, वाइट क्लास एग्जाम्पल देता हूँ उसका, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रखना, H2O एंड इथेनॉल, H2O एंड एथेनॉल, एथेनॉल तुम लोग जानते हो CH3 CH2OH, ठीक है। दूसरा, लाइट भी चली गई, अरे देवा, CH3 COH और CHCl3 क्लोरोफॉर्म। सर ये क्लोरोफॉर्म है सर, जी 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 जी, इसका नाम याद रखना, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये सारे के सारे नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे भाई। नेगेटिव डेविएशन में इससे ज़्यादा तुमसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, नेगेटिव डेविएशन कह रहा हूँ मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अब देखो क्या हुआ फर्दर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, क्यों सर, क्यों सर। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में तुमने कहा कि फोर्सेस डज नॉट इक्वल्स टू ईच अदर, तो यार इक्वल नहीं होगी तो क्या होगी, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। अरे तुम खुद से सोचो ना, अगर फोर्स या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, इन्हीं दोनों में से कुछ एक होगा, ठीक है सर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरीके का था, कौन कौन सा सर, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। मींस पॉजिटिव डिवीजन में क्या होगा और नेगेटिव डिवीजन में क्या होगा, उसको मैं नेक्स्ट शीट पे लेता हूँ, ठीक है। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। 2 टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी 2 टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक पॉजिटिव डिवीजन वाला, एक नेगेटिव डिवीजन वाला। समझो समझो, पॉजिटिव डिवीजन क्या होता है, या ऐसा करो ना, ऐसा करता हूँ मैं इधर ही इधर लिखता हूँ ताकि तुम्हें इसमें भी डाउट कभी ना आए कि ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और एक तरफ करेंगे नेगेटिव डेविएशन, क्या करेंगे सर, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है सर। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन में जब वो नॉन इक्वल्स टू जीरो तो ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, लेस देन जीरो होगा तो नेगेटिव डेविएशन। समझो भाई समझो, जब तुम्हारा टोटल प्रेशर किसका, एक्सपेरिमेंट का, वो ग्रेटर देन हो जाएगा XA नॉट P नॉट A के प्लस XB नॉट P नॉट B के, इससे ज़्यादा होगा, मतलब लिक्विड A और लिक्विड B का सोल्यूशन जो है उन दोनों का प्रेशर ज़्यादा हो, फोर्सेस ज़्यादा हो, तो तुम कहोगे पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। मतलब डेल्टा H ऑफ मिक्सचर इज पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने फोर्स के थ्रू नहीं समझाया क्या, फोर्स के थ्रू भी तो होता है यार, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन, अभी करता हूँ रुको। सुनो, पॉजिटिव डेविएशन को मैं बताता हूँ, समझो, तुमने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, ठीक है। जब तुम्हारा सॉल्यूशन पुराना वाला था और जब तुमने नया वाला सॉल्यूशन लिया तो वेपर प्रेशर किस में बढ़ेगा, अब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। कब बढ़ेगा सर, खुद से सोचो ना, जब तुमने दो, एक सॉल्यूशन ए था, यहाँ पे लिखता हूँ, एक सॉल्यूशन ए था, एक सॉल्यूशन बी था और एक सॉल्यूशन ए भी था, है ना, ये 3 सॉल्यूशंस थे, ए बी और ए बी। हाँ, अब जो सॉल्यूशन ए है इसका बॉन्ड ब्रेक करने में जो हमें मान लो इसमें फोर्स लगती है,
और ठीक है, और जो बॉन्ड ब्रेक करने में जो फोर्स लगती है, समझना, बॉन्ड ब्रेक करने में जो फोर्स लगती है वो फोर्सेस ए की जो फोर्स है वो ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, ए बी के, है ना। इसका मतलब है जब हमने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव डेविएशन, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव डेविएशन। तो तुम इसको ऐसे समझो कि फोर्स ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ए बी, या फिर फोर्स ऑफ बी बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ बी ए बी। इनको याद रखो, इनको याद रखो अच्छे से, तो तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा कि पॉजिटिव डेविएशन तुम्हारा क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और इसमें क्या होगा, ड्यू टू दिस पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, the vapor pressure increases, the vapor pressure increases, the vapor pressure increases। खत्म बात सर, खत्म बात, पॉजिटिव डेविएशन क्लियर। आ जाओ बेटा नेगेटिव डेविएशन देखते हैं। सर नेगेटिव डेविएशन में इसका जस्ट अच्छा कुछ और रह गया क्या, कुछ और रह गया क्या, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी और डेल्टा वी की वैल्यू सर नॉन जीरो थी, अरे यार नॉट इक्वल टू जीरो थी ना, तो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। एग्जांपल देख लो इसका, बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट होता है। एग्जांपल देख लो, दो एग्जांपल लिखा रहा हूँ, एथेनॉल, एथेनॉल प्लस एसीटोन का सॉल्यूशन, एथेनॉल प्लस एसीटोन का सॉल्यूशन, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा CH2 मतलब कार्बन सल्फाइड प्लस एसीटोन का एग्जांपल याद रखना, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस CCl4 का याद रखना, है ना। अब बोलोगे सर वो तो आपने पीछे भी लिखाया था नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, बिल्कुल लिखाया था। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ही तो दो टाइप है ना, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाले जो एग्जांपल हैं वो इन्हीं में तो बैठेंगे। आगे समझ बात, चलो ये हो गया तुम्हारा सारा का सारा पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बातचीत। ठीक है, अब आ जाओ नेगेटिव डेविएशन में देखने। तो नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, खुद से सोचो जरा सा। नेगेटिव डेविएशन सर जब आपका PT XP वो कम हो जाएगा किससे, PA नॉट XO नॉट XA प्लस PB नॉट XB, PB नॉट XB, तो ये होगा आपका नेगेटिव डेविएशन सर। अब नेगेटिव डेविएशन तुम खुद से सोचो, जब तुम्हारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AB इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन AA और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन BB, इनसे ज्यादा होगा, इनसे ज्यादा होगा AB वाले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इंटरमोलर फोर्स ज्यादा है, वेपर प्रेशर कम, मींस ड्यू टू, मींस के बाद ड्यू टू कैसा सेंस है सर, ड्यू टू दिस नेगेटिव डेविएशन, negative deviation, the vapor pressure decreases, vapor pressure decreases, vapor pressure decreases, due to which vapor pressure decreases। ठीक है सर, मीन्स डेल्टा H और डेल्टा V की वैल्यू दोनों ही केसेस में लेस देन जीरो होगी, नेगेटिव डेविएशन। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, H2O प्लस CH3C डबल बॉन्ड O OH एसिटिक एसिड, है ना। और दिखाता हूँ, रुक जाओ, H2O प्लस सॉरी HC डबल बॉन्ड O OH फॉर्मिक एसिड, है ना। तो दोनों ही काइंड ऑफ एसिड्स को याद रख सकते हो, ठीक है। फेनोल एंड फेनोल एंड एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। चलिए, और जो इसमें एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एसीटोन। इसमें तो 2013 में एक बार पूछ भी लिया था कि वाई, पीछे कराता हूँ, पीछे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि वाई the solution of chloroform, that is CHCl3 and acetone shows negative deviation, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा था, नेगेटिव डेविएशन। बताओ बेटा क्यों क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन और जो एसीटोन का सॉल्यूशन होता है, जब वो उसे मिक्स करोगे तो देखो यार, क्लोरोफॉर्म जब इंडिविजुअली अलग सा था, ठीक है, बनेगा ही नहीं कंटेनर, बताया था ना मैंने, बन गया, ठीक है। जब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, तो इसका जो सॉल्यूशन का प्रेशर था वो कुछ रहा होगा, फोर्स कुछ रही होगी, ठीक है। जब हमने इसको मिक्स कर दिया किसमें, एसीटोन में, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 में, तो इन दोनों के सॉल्यूशन में इंडिविजुअली जब हम देखें तो ऐसा कुछ वाव नहीं था, ठीक है। द पॉइंट इज दैट कि ऐसा कुछ वाव नहीं था, ठीक है सर। लेकिन जैसे ही इन दोनों सॉल्यूशन को तुमने मिक्स कर दिया एक बड़े कंटेनर में, चलो यार अब कंटेनर ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। जब तुमने इन्हें मिक्स कर दिया एक बड़े कंटेनर में, तो तुमने किसको डाला, क्लोरोफॉर्म को डाला भैया, क्लोरो CH
Cl3, है ना। इसको डाला किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 के साथ। तो यहाँ पे हो गई भयंकर वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो गई यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोन एलिमेंट होता है ना, कहाँ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोन में। कहाँ, फोन में। सर आपके फोन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक झापड़ पड़ेगा अभी। फोन मतलब होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। बढ़िया वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे क्या हो रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे, सर इस एग्जाम्पल में जो आपने लिया है ना, इसमें एग्जाम्पल में हो रही थी अच्छी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अच्छा, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो क्योंकि बॉन्ड जो मिल करके सॉल्यूशन बना, सो द बॉन्ड फॉर्म इज स्ट्रॉन्गर, द बॉन्ड फॉर्म्ड is stronger, है ना, and hence stronger, and hence they show negative division, खत्म बात सर। तो ये था तुम्हारा नेगेटिव डिविजन शो करने के पीछे का रिस्पॉन्स, कि वाई एसीटोन्स एंड क्लोरोफॉर्म विल शो नेगेटिव डिविजन। तो आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। देखो, अब हम लोगों ने कहाँ तक की चीज़ें कंप्लीट कर ली भाई, पॉजिटिव डिवीजन और नेगेटिव डिवीजन मैंने आज तुम्हें कवर करा दिया। ठीक है। अब कल मैं एजियोट्रॉप्स को एक बार तुम्हें पढ़ा दूंगा। एजियोट्रॉप्स शायद सॉल्यूशन चैप्टर से हटा दिया गया है, अगर स्टिल मैं फिर भी पढ़ा दूंगा मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसके बाद हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, फिर वेंटा फैक्टर, और उसके बाद इस मॉडिफिकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो जब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करो यार, और वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करो। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है यार, काफ़ी सारा काम चल रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है वीडियो अपलोड करने में। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो। टाटा बाय।